हेलो एवरीवन, मैं आप सबका दोस्त ये करण गामी और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स के 5 ऐसे पॉइंट्स जो कि आपको कंसिडरेशन में रखने हैं जब कभी भी आप इंडिया में हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट आपका ये है कि आपका जो सेलर है वो कौन है। अगर वो रेसिडेंट इंडियन है, रेसिडेंट इंडियन कौन होता है? जो इंडिया में रहता है वो रेसिडेंट इंडियन होता है। टेक्निकल डेफिनेशन को यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए जो इंडिया में रहता है वो इंडियन रेसिडेंट है। तो इंडियन रेसिडेंट, जैसे कि आपने नमस्ते लंदन मूवी देखी रहेगी, तो उसमें अपना अक्षय कुमार था, वो इंडिया में रहता था, तो वो इंडियन रेसिडेंट। तो आप इस टाइप की किसी प्रॉपर्टी परचेस करते हो, ऐसे किसी सेलर की प्रॉपर्टी परचेस करते हो, तो आपको जो टीडीएस के सेक्शंस एप्लीकेबल होते हैं वो अलग होते हैं। और आप अगर नॉन रेसिडेंट इंडियन, जैसे कि कैटरीना मैम जो उस मूवी में एनआरआई थी, वो अगर ऐसी प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो आपको टीडीएस की जो प्रोविजंस है वो अलग लगते हैं। ये बहुत सारे रियल एस्टेट ब्रोकर होते हैं, उनके मेरे को जनरली कॉल आते रहते हैं कि भाई जो एनआरआई की प्रॉपर्टी मैं सेल कर रहा हूँ तो उसमें टीडीएस जो है वो सेम है या अलग है। तो उनके डाउट्स को एक साथ ही पूरा का पूरा क्लियर कर दूं इस वीडियो के थ्रू, इसके लिए मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वीडियो एक बार अगर उन्होंने देख लिया ना तो आगे जाके जब कभी भी उनको कुछ डाउट आएगा ये वीडियो रेफर करके उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, अनलेस अंटिल निर्मला मैम ने कोई अमेंडमेंट ना की हो। करंट डेट पे ये प्रोविजंस एप्लीकेबल है, तो आप ये वीडियो देख रहे हो तो उस टाइम जोन को चेक करते हुए आगे बढ़ना। ठीक है। तो अभी सेकेंड पॉइंट आपको क्या देखना है? तो आपको सेकेंड पॉइंट ये देखना है कि टीडीएस कब डिडक्ट होगा। अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल, जैसे कि अक्षय कुमार, इस एग्जांपल में अक्षय कुमार से अगर कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो तो आपकी प्रॉपर्टी की एग्रीमेंट वैल्यू 50 लाख के ऊपर है तो ही आपको टीडीएस कंप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज आपको टीडीएस कंप्लाई करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और वही आप कैटरीना मैम से अगर परचेस करते हो कोई प्रॉपर्टी, तो इररिलेवेंट ऑफ योर अमाउंट आपको टीडीएस के प्रोविजन कंप्लाई करना कंपलसरी है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे, जो बायर है उसको क्या 10 नंबर लेना पड़ेगा। अब 10 नंबर क्या होता है? जैसे आपका एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है ना, पैन, वैसे टीडीएस कंप्लायंस करने के लिए 10 नंबर लेना पड़ता है। तो यदि आप अक्षय कुमार सर से प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो तो फिर तो आपको 10 लेने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कि आप रेसिडेंट इंडिविजुअल से प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो तो आपको 10 की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप एनआरआई से कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हो तो आपको 10 नंबर लेना कंपलसरी है। आपको 10 अप्लाई करना पड़ेगा और 10 का नंबर अलॉट होने में भी 15 डेज का टाइम पीरियड चला जाता है। तो आप अगर किसी एनआरआई से प्रॉपर्टी परचेस करने जा रहे हो तो ये टाइम पीरियड को कंसीडर करके ही आगे की डील कंसीडर करना। ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट, रेट क्या होगा? तो अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल से प्रॉपर्टी परचेस करते हो तो जो भी आपका एग्रीमेंट वैल्यू है अबव 50 लैक्स, अगर आपका हो गया है 50 लैक्स के अबव का एग्रीमेंट वैल्यू है, तो आपको टोटल एग्रीमेंट वैल्यू का 1% टीडीएस डिडक्ट करना होगा। ये किसमें? रेसिडेंट के इसमें। लेकिन यदि आप नॉन रेसिडेंट के केस में प्रॉपर्टी सेलर जो है वो नॉन रेसिडेंट इंडियन है, तो उस केस में आपकी जो टीडीएस के रेट्स है ना वो चेंज हो जाएंगे। टीडीएस के रेट्स आपके कौन से? अगर आपका 50 लैक्स एंड अबाव का है, बिलो 50 लैक्स है आपका प्रॉपर्टी वैल्यू, तो आपका जो रेट होगा वो 12.5 रहेगा। उसके अंदर आपका जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स है वो 4% लगेगा, सरचार्ज नील है। इसके लिए आपका इफेक्टिव टीडीएस रेट जो है वो 13% लगेगा। वही आपका 50 लैक्स से 1 करोड़ के बीच का प्रॉपर्टी वैल्यू है तो आपका जो इफेक्टिव टीडीएस रेट होगा वो होगा 14.30। और अगर 1 करोड़ और 2 करोड़ के बीच में, अबव 1 करोड़ और अप टू 2 करोड़, तो फिर आपका जो इफेक्टिव टीडीएस रेट होगा वो होगा 14.95। और यही आपका 2 करोड़ एंड अबव है 5 करोड़ तक, तो आपका इफेक्टिव रेट जो है वो 16.25 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन में आपको शायद विजिबल नहीं होगा। जो अबव 5 करोड़ का प्रॉपर्टी वैल्यू है उसमें आपका इफेक्टिव टीडीएस रेट होगा वो 17.81% होगा। और इसको इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट हुआ? पहले तो आपका 12.5% स्ट्रेट रेट है, उसमें आपको सरचार्ज लगता है। ये सरचार्ज जो है वो हर टाइम डिफर कर रहा है, इसके लिए आपके रेट जो है वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगर एनआरआई से कोई प्रॉपर्टी परचेस करनी है तो ये रेट पे आपका टीडीएस डिडक्ट होके जमा होना चाहिए। अब ये टीडीएस तो आपने डिडक्ट कर दिया, आपको जमा कब तक करना है? तो अगर आप रेसिडेंट से कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, जैसे कि अक्षय कुमार सर से कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हो, तो आपकी जो प्रॉपर्टी परचेस करने की डेट है उस दिन से लेके उस महीने वो मंथ खत्म होने के बाद
नेक्स्ट 30 डेज में आपको वो पेमेंट गवर्नमेंट को जमा कर देना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये मई मंथ में अगर आपने किया हुआ है, मई मंथ में आपने कोई डील किया हुआ है, तो मई मंथ खत्म होने के बाद जून 30 तक आपको ये प्रॉपर्टी की पेमेंट कर देनी कंपलसरी है। वही अगर आप कैटरीना में यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल से कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो, तो आपका वो मंथ खत्म होने के नेक्स्ट 7 डेज के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए। तो यही एग्जांपल में मई में अगर कोई प्रॉपर्टी की डील हुई है, तो आपको 7 जून तक उसका पेमेंट गवर्नमेंट को जमा कर देना है। अगर ये पेमेंट आपने गवर्नमेंट को जमा नहीं किया, तो इसकी पेनल्टीज और इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा लगता है। तो ये कंप्लाई करने का आपको बहुत कंपलसरी है, और इसमें आपको एक सीए की कंसल्टेंसी ले लेनी चाहिए ये डील में कभी भी एंटर करने के पहले। तो प्लीज आप कभी भी कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो सेलर को जानिए। सेलर एनआरआई है तो उसका टीडीएस रेट अलग है, ये रेसिडेंशियल स्टेट उसका कैलकुलेट करना होगा। तो ये सब टेक्निकल चीजें हैं, तो ये आप एक्सपर्ट्स के थ्रू ही किया करिए। रैंडमली परचेज करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एनआरआई को नहीं पकड़ सकती। लेकिन आप बायर इंडिया में हो और आप इंडिया में रहने वाले हो, तो आपके ऊपर बहुत लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आ सकती है। तो ये चीज बहुत ध्यान से आगे बढ़ना प्रॉपर्टी डील करने के पहले। ठीक है, थैंक यू सो मच।